हेलो स्टूडेंट्स। सामाजिक अनुसंधान के महत्व से संबंधित पिछले वीडियो के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक अनुसंधान के चरण, स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। ये सामाजिक अनुसंधान के क्वेश्चंस में अपना लास्ट वीडियो है। सामाजिक अनुसंधान का टॉपिक हमारा इसके बाद पूरा हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान का महत्व समझने के बाद सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया जो पूरी होती है उसके कौन कौन से चरण हैं, सोपान, स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च के नाम से सामाजिक अनुसंधान में भौतिक विज्ञानों की ही भांति सामान्यीकरण की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक कार्यविधि का प्रयोग किया जाता है। इसके कई चरण हैं जिनसे होकर के अनुसंधानकर्ता को गुजरना पड़ता है। इसके लिए एक सुनिश्चित आयोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी प्लानिंग। अर्थात सामाजिक अनुसंधान क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, जिससे कि प्रारंभ से ही शुरू होकर अंत तक किसी प्रकार की अस्पष्टता बाकी न रहे। इसलिए पूरा नियोजन, पूरा आयोजन या उसको प्लानिंग जिसको कहते हैं, प्लान का होना बड़ा ज़रूरी है। पूरी प्रक्रिया में कि पहले से प्लानिंग होती है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से सामाजिक अनुसंधान के चरणों के बारे में बताया है। जैसे अगस्ट कॉम्टे ने 5 चरणों का उल्लेख किया है कि सामाजिक अनुसंधान के 5 सोपान होते हैं, 5 स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। अगस्ट कॉम्टे जो फादर ऑफ सोशोलॉजी माने जाते हैं, कॉम्ट कहते हैं कि नंबर 1 विषय का चुनाव। वह सबसे पहले विषय का चुनाव करेंगे प्रक्रिया में। नंबर 2 अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन। नंबर 3 तथ्यों का वर्गीकरण। नंबर 4 तथ्यों का परीक्षण, वेरिफिकेशन, और नियमों का प्रतिपादन। ये 5 हैं मुख्य चरण। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक से लेके ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, वेरिफिकेशन ऑफ डाटा, और अंत में प्रतिपादन, रिपोर्ट लिखना या जर्नलाइजेशन के द्वारा जो है नियमों का प्रतिपादन। ये मुख्य, दीज आर मेजर 5 स्टेप्स। पीवी यंग ने केवल 4 चरणों का उल्लेख किया है। पहला, कार्यशील प्राकल्पना की रचना, यानी वो कहते हैं सबसे पहले एक एक्टिव हाइपोथेसिस का गठन करो, यानी कि उपकल्पना का निर्माण करना, कच्चा सिद्धांत। दूसरा, तथ्यों का अवलोकन, संकलन और प्रलेखन, यानी ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन और उसके बाद उसका लिखना या एनालिसिस। तथ्यों का श्रेणियों या अनुक्रमों में वर्गीकरण, जो तीसरा स्टेप बताया उन्होंने, भाई उसका क्लासिफिकेशन करना विभिन्न श्रेणियों में, सीक्वेंस के अंदर उसका बांटना, वर्गीकरण करना। और चौथा जो इसका स्टेप आ गया वो है अंतिम स्टेप, वैज्ञानिक सामान्यीकरण और सिद्धांत की रचना, साइंटिफिक जर्नलाइजेशन एंड थ्योरी बिल्डिंग। ये हुआ चौथा सिद्धांत। अगस्ट कॉम्टे ने 5 बताए, पीवी यंग ने 4 चरण बतलाए। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से अपना सोपान बताए हैं। सामाजिक अनुसंधान की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके अंदर विषय के चुनाव से लेकर के सिद्धांत निर्माण तक जो चीज़ें आती हैं वो यही चीज़ें होती हैं। और एक शोधकर्ता अपने शोध के लिए कौन कौन से चरणों का उपयोग करेगा और उन चरणों का क्या क्या क्रम होगा, इनकी सीक्वेंस क्या होगा, ये सारा का सारा अनुसंधान अथवा शोध की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और सुविधा की दृष्टि से जो मुख्य जो
सोपान अथवा इसके चरण हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, वो कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार है। समस्या का चुनाव पहला जो है स्टेप है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। जो पीवी यंग ने बताया, विषय का चुनाव लिख दिया, जो अगस्त कॉम्टे ने बताया, तो कमोबेश ऐसे ही जो पॉइंट्स अलग अलग विद्वानों ने, समाजशास्त्र ने बताए हैं। तो मुख्य पॉइंट ये है, समस्या का चुनाव पहला है। तो ये एक तरह से महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हमें टॉपिक का चयन करना, अर्थात प्रॉब्लम क्या है हमारी, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। अपनी रुचि के अनुसार अपने ज्ञान और अपनी जिज्ञासा, जागरूकता को ध्यान में रख करके फिर जो है सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति इसका चयन करता है। नंबर 2, संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जिसको अपन रिव्यू लिटरेचर भी बोलते हैं, शोध करते हैं। विषय पर उपलब्ध साहित्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन शोध कार्य को सरल बना देता है, इसलिए विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों आदि का गहराई से पाठन शोधकर्ता के द्वारा किया जाना चाहिए। और साहित्य की पुनरावलोकन के संदर्भ में थॉमस एडिसन का कथन है, बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जब मैं कुछ चीज़ों का अन्वेषण करना चाहता हूँ तो मैं भूतकाल में संपादित किए गए सभी कार्यों का रसास्वादन करता हूँ। तो कितनी अच्छी कोटेशन थॉमस अल्वा एडिसन ने दी कि जब मैं कुछ चीज़ों का अन्वेषण करना चाहता हूँ, जब मैं कुछ खोज करना चाहूँगा, तो मैं भूतकाल में संपादित किए गए सभी कार्यों का रसास्वादन करता हूँ। तो उस अन्वेषण से, उस खोज से जो मैं करने वाला हूँ, उससे संबंधित जो पास्ट में, भूतकाल में जो कुछ हुआ, अतीत में, उसका भी रसास्वादन करो, तब नॉलेज बनेगी, आगे चीज़ें चलेगी। यानी कि जो संबंधित साहित्य का जो अध्ययन होता है, दिशा प्रदान करता है हमारे शोध को। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट, इकाइयों का निर्धारण, कि कौन सी इकाई का अर्थ है एकल सामाजिक स्थिति अथवा पर घटना, जिसे संपूर्ण रूप में देखा जाता है। अध्ययन की इकाई होना जरूरी है। इकाइयों का निर्धारण करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी होता है कि वे अध्ययन के संबंधित हों और समग्र की प्रकृति की अनुसार चयनित हों। अस्पष्ट जो है और असामान्यकृत इकाइयाँ जो हैं अध्ययन में, फिर वो असुविधा पैदा करती हैं। तो इकाइयों का निर्धारण और इकाइयाँ स्पष्ट हों। प्राकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो पीवी यंग ने बताया, प्राकल्पना जो है शोध कार्य को दिशा प्रदान करते, इसके क्षेत्र को भी स्पष्ट करते, और इसके अभाव में शोधकर्ता अथवा अनुसंधानकर्ता जो है वो अपने अध्ययन में क्रमबद्धता और व्यवस्था बनाए रखने में थोड़ी उसको परेशानी होती है। इसलिए जो उपकल्पना का निर्माण या प्राकल्पना का जो निर्माण हो जाता है, उसके बाद शोधकर्ता को दिक्कत नहीं होती, वो उसे एक लाइन और लेंथ के ऊपर चलता है और अध्ययन में व्यवस्था, पूरी प्रक्रिया में व्यवस्था जो है वो बनी रहती है, अव्यवस्था नहीं होती। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, फिर अपना फील्ड एरिया का चुनाव करना है। फील्ड एरिया जो है कौन सा होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ स्टडी, कौन सा एरिया। शोध कार्य शुरू करने से पूर्व अध्ययन क्षेत्र का सुनियोजित और सुनिश्चित तरीके से निर्धारण कर लेना बहुत जरूरी होता है, जिससे शोधकर्ता का ध्यान जो है वो क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहे, भटके नहीं। सूचनादाताओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूचनादाताओं से, यानी कि आदमियों से ही तो हमें सूचना मिलेगी समस्या के बारे में। एक शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र से संबंधित सभी इकाइयों से संपर्क करके और फिर उनका तथ्य एकत्रीकरण किया जाता है, बड़ा दुष्कर कार्य होता है। अतः निदर्शन प्रणाली के आधार पर पूरे टोटल में से, सैंपलिंग के माध्यम से पूरे समग्र का, अर्थात समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का चयन कर लेते हैं, और इससे फिर समग्र पूरे का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, जो बहुत जटिल कार्य होता है। तो समग्र से चुनी हुई इकाइयों का ही फिर हमें अध्ययन करना होता है। सूचना के स्रोतों का निर्धारण, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। इसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक दो स्रोत आते हैं सूचना के कलेक्शन के। सूचनाएं हमें दो स्रोतों से मिलती हैं, सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जिसमें सूचनादाता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर के अपने परिश्रम से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके लोगों से सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है।
और द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो किसी और के द्वारा पहले इकट्ठे किए गए, अर्थात पांडुलिपि है, जो और कोई पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, इनके माध्यम से हम लेते हैं, वो द्वितीयक रिपोर्ट हो जाती है। तो ये दोनों ही प्रकार के स्रोतों का निर्धारण इसमें हम कौन सा हमारे लिए सुटेबल होगा शोधकर्ता देखेगा। उपकरणों और प्रविधियों का निर्धारण। उपकरण और प्रविधियाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, कौन सी टूल और टेक्निक्स हमें हमारे अध्ययन के लिए उच्च और श्रेष्ठ है, उनका अध्ययन, उनका जो है चुनाव करना जरूरी होता है, श्रेष्ठकर होता है। पहले ये अनुसूची अपनानी है हमें, या प्रश्नावली अपनानी है, या इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है कि साक्षात्कार। हम एक तो वो होता है कि खुद व्यक्तिगत लोगों से मिल करके प्रश्न पूछ करके अपने हाथ से सूची भरता, अनुसूची होती है बेहतर। प्रश्नावली एक वही है जो प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन उसमें अंतर ये होता है वो डाक द्वारा भेजी जाती है। तो कौन से अध्ययन क्षेत्र के लिए, कौन से टॉपिक के लिए कौन सी टूल्स और टेक्निक्स सूट करेंगी, कौन कौन सी प्रविधियाँ सूट करेंगी, वो देखना होता है। तथ्यों का अवलोकन और संकलन, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके उपरांत क्षेत्रीय जो कार्य जो प्रारंभ करते हैं, जिसमें तथ्यों के अवलोकन और संकलन हेतु उपकरणों और प्रविधियों का आश्रय लिया जाता है। और तथ्य संकलन के लिए सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करके वे तथ्यों की शुद्धता जो है काफ़ी मात्रा में उसके संकलन की विधि पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करती है कि आपकी विधि कौन सी थी। ये ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, आपको फिर संपर्क स्थापित करके विधि का चयन करके और बहुत अच्छे तरीके से डाटा का कलेक्शन करना होता है, यानी कि तथ्यों का एकत्रीकरण, संकलन। उसके बाद आता है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन। देखो क्या चीज़ें आई हैं इसमें। तथ्यों का संपादन यानी एडिटिंग, संकेतन यानी कोडिंग, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन और सारणीयन अर्थात टेबुलेशन ऑफ डाटा। अनेकों प्रविधियों और पद्धतियों से संकलित किए जाने वाले तथ्य पूर्णतया उपयुक्त और वैध होते हुए भी अव्यवस्थित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सुसंगठित और सुव्यवस्थित किया जाना आवश्यक होता है। सुसंगठित और सुव्यवस्थित करने का मतलब होता है संपादन, है ना। सबसे पहले संपादन करता है, किसी भी चीज़ को सुसंगठित करना संपादन कहलाता है। फिर शोधकर्ता सबसे पहले संपादन करता है, संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न उत्तरों को व्यवस्थित करते हैं, ये हो गया उसका कोडिंग। उसके बाद तथ्यों को विभिन्न समूहों में विभाजित करता है, विभाजन करने का मतलब हो गया वर्गीकरण, और उसमें वर्गीकृत सामग्री को आलेखन शुद्ध और उपयुक्त गणितीय पद्धति से करता है, वो हो गया सारणीयन, टेबुलेशन। ये टेबल बना करके एक जो हमने सबसे पहले संपादन कर लिया, फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण कर लिया, कोडिंग कर लिया संकेत के माध्यम से, वर्गीकरण के माध्यम से, फिर उनका आलेखन बढ़िया तरीके से लेकर के किससे लेकर के गणितीय पद्धति से। टेबुलेशन क्या होती है, सारणीयन क्या होती है कि गणितीय पद्धति से संख्यात्मक तरीके से उसको दर्शाना, वो होता है टेबुलेशन। तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन, ये इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सामाजिक अनुसंधान का जो इससे अगला जो चरण है कोडिंग इत्यादि से विश्लेषण और विवेचन करना होता है। संकलित किए गए तथ्य अर्थात इकट्ठी की हुई जो जानकारियां हैं उनका अर्थ निकालना, और उसके बाद उपकल्पना की सच और झूठ का पता लगाना। सत्यता असत्यता क्या गया, हमारी उपकल्पना सत्य सिद्ध हुई अथवा असत्य सिद्ध हुई, इस चीज़ की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि जो संकलित तथ्य हैं, हमारे द्वारा इकट्ठे गए तथ्य हैं, जो अब तक जो हमने कर ली सामाजिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, अब तक जो हमने कर लिया, उसके बाद उन तथ्यों का विश्लेषण करना होता है, अर्थ निकाल करके भावार्थ क्या है, क्या विश्लेषण है, निष्कर्ष क्या निकला। फिर है सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, हमने तथ्यों का विश्लेषण कर लिया अच्छे तरीके से, कार्यकारी संबंधों का पता लगा लिया, उपकल्पना की सत्यता और असत्यता की जांच कर ली। उसके बाद क्या होगा, जनरलाइजेशन और फॉर्मुलेशंस ऑफ लॉज, नियमों का प्रतिपादन, जो कॉम्पटेंस में बताया था। सामान्यीकरण का तात्पर्य प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर इस प्रकार व्याख्या करना है कि निदर्शन से प्राप्त निष्कर्ष संपूर्ण, समग्र
एवं जनसंख्या के लिए भी लागू हो सके, इस प्रकार से करें। तत्पश्चात सामान्य नियम अथवा सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और समय के साथ साथ पुराने नियमों की पुनः परीक्षा और नए नए नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। जो है विश्लेषण के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन, समरी, और समय के साथ साथ पुराने जो नियमों में उनमें संशोधन करके परीक्षा के द्वारा और नई जो चीज़ आती है वो ऐड करेंगे, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, नए नियमों का प्रतिपादन होता है। अंतिम जो चरण है वो है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। सारा काम हो गया, विषय के चुनाव से लेकर के कलेक्शन ऑफ डाटा से लेकर के क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, सब कुछ हो गया। उसके बाद सिद्धांतों का निर्माण, नए नए नियम बन गए, सामान्यीकरण की प्रक्रिया। तो अंतिम क्या होता है, रिपोर्ट का प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन का। सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण है वो प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण है। अनुसंधान कार्य की समाप्ति के पश्चात जब तक उसके परिणामों का वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाता है, तब तक अनुसंधान की जो उपयोगिता है वो पूरी नहीं हो पाती है, कम ही रहती है। तो प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण जरूरी है। और प्रतिवेदन कैसा होना चाहिए, सरल, तथ्य यथा तथ्य, जैसा हमने इकट्ठा किया ठीक वैसा ही, और वैज्ञानिक शब्दावली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल्कुल सरल, सटीक हो, समझ में आने योग्य हो और वैज्ञानिक शब्दावली में प्रस्तुत हो। तो ये थे हमारे सामाजिक अनुसंधान अथवा सामाजिक शोध के प्रमुख चरण अथवा सोपान, जिसको अपन कहते हैं, स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। उपयुक्त जो विवेचना हुई है उसके आधार पर क्या कहेंगे हम संक्षेप में, कि सामाजिक अनुसंधान के प्रत्येक चरण से संबंधित कार्यों को सावधानी पूर्वक किया जाना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण हो सके। थैंक यू।